Hello everyone, welcome to my channel Commerce Center. Hope you all are doing well. So today's topic for discussion is investing and financing activities and cash flow statement. जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उनको हमने किया था 5 सेकंड के अंदर. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ड्रॉप कर दूंगी. वहां से आप जरूर से देखिएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को. अब स्टार्ट करते हैं. जो आज का टॉपिक है दैट इज इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट. After this video, you will be acquainted with meaning of investing activity, format of investing activity, practical question of investing activity, along with meaning of financing activity, format of financing activity, and practical question of financing activity. स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के मीनिंग से. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रेफर्स टू द एक्विजिशन दैट मीन्स परचेज करना एंड डिस्पोजल दैट मीन्स सेल करना. परचेज या फिर सेल करना किसका? लॉन्ग टर्म असेट्स का, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा. और वो सभी इन्वेस्टमेंट्स जो कि इंक्लूड नहीं हुई है कैश इक्विवेलेंट्स में. तो कैश इक्विवेलेंट्स में हमने कौन से इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड किया था? जो जिनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो इक्वल्स टू और लेस देन 3 मंथ्स होगा, तो हमने उसको इंक्लूड किया था. ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके बारे में बात की थी कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या इंक्लूड करते हैं. क्लियर? तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी परचेज या फिर सेल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स जो कि कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर इंक्लूड नहीं की हैं. तो वो सभी एक्टिविटीज किसके अंदर आएंगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर. अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लोज क्या होते हैं और आउटफ्लोज क्या होंगे? कैश इनफ्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर रहेंगे जो भी आपको प्रोसीड हुआ है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से, या फिर सेल करने से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को जो भी प्रोसीड्स हुआ है वो सब कैश इनफ्लोज में आएंगे. या फिर आपका इंटरेस्ट जो रिसीव हो रहा है डिबेंचर से एज आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है. वहीं जो भी आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है शेयर से, तो ये भी सब किसका पार्ट बनेंगे? कैश इनफ्लोज का. तो ये थे कुछ कैश इनफ्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के. वहीं अगर हम आउटफ्लोज की बात करें तो अगर हम परचेज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को तो वो क्या हो जाएगा? आउटफ्लो, क्योंकि यहाँ पर कैश का आपका आउटले होगा. वहीं परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो वहां पर भी क्या होगा? इन्वॉल्व होगी कैश पेमेंट. दैट मीन्स कैश का बैलेंस इफेक्टेड होगा और आउटले होगा कैश का. तो ये किसके पार्ट फॉर्म करेंगे? कैश आउटफ्लो का. तो यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है और इसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज क्या होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेट, या कह लीजिए कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपके पास आता है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, सेल करने से जो भी प्रोसीड्स हो रहा है फिक्स्ड एसेट्स को, या प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लाइक गुडविल, या फिर प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. ये चीज हमने पढ़ ली है कैश इनफ्लोज में. वही यहाँ पर सेल की बात हुई था, परचेज की बात कर लीजिए. परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, या परचेज ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लाइक गुडविल, या परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. तो यहां से आपके 6 आइटम्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की आपको इजिली रिमेंबर हो जाएंगी. उसके बाद आपको कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आपने इन्वेस्ट कर रखा है डिबेंचर्स या शेयर्स में, या फिर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये आपकी क्या होंगे? कैश इनफ्लोज का पार्ट बनेंगे. तो ये कुछ गिनी चुनी ही आपकी कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज रहती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. इसलिए आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं लर्न करने के लिए. इसकी डेफिनेशन से ही आपको इजीली कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आपको लर्न हो जाने वाली है. इसके बाद क्या होगा? आपके पास नेट कैश फ्रॉम या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा. फ्रॉम मतलब पॉजिटिव बैलेंस, यूज्ड इन मतलब नेगेटिव बैलेंस. तो अब यहाँ पर आप वीडियो पॉज करके मुझे बताएंगे कि यूज्ड इन दैट मीन्स नेगेटिव बैलेंस आना सही रहता है या पॉजिटिव बैलेंस आना सही रहता है इस एक्टिविटी से. इस एक्टिविटी से नेगेटिव बैलेंस आना बेटर रहता है, दैट मीन्स यूज्ड इन. क्योंकि देखिए अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस आएगा दैट मीन्स आपकी सेल्स ज़्यादा है. सेल्स ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स या सेल्स ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स.
तो जब इनका सेल ज़्यादा होता है तो ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं देती है आपके बिजनेस के बारे में। ये शो करती है कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। वहीं अगर आप इन चीज़ों को परचेज कर रही हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन देती हैं। वो शो करती है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो है वो एक्सपेंड कर रही हैं, ठीक है, उनका एरिया इंक्रीज हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है आपका बिजनेस। तो ये इन चीज़ों को शो करती है। क्लियर? तो कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होप क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर आप कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू। इससे क्या आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आपके पास परचेज गिवन है, सोल्ड गिवन है, इनके अमाउंट्स गिवन है। सबसे पहले आपके पास प्लांट गिवन है। प्लांट आपका परचेज में 6,20,000 गिवन है, लिख दीजिए परचेज ऑफ प्लांट 6,20,000 ब्रैकेट्स में, क्योंकि आउटले शो करता है। फिर सोल्ड में आपके पास 2 लाख गिवन है, तो लिख दीजिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट 2 लाख। देन इन्वेस्टमेंट्स आपके पास परचेज में गिवन है 2,40,000, लिख दीजिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 2,40,000 नेगेटिव में। देन आपके पास 80,000 गिवन है सोल्ड, तो आप लिख दीजिए प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 80,000। यहाँ तक क्लियर? अभी गुडविल जो है आपके पास परचेज में गिवन है, दैट इज 1 लाख, तो परचेज ऑफ गुडविल लिख दीजिए 1 लाख ब्रैकेट्स के अंदर। देन आपके पास पेटेंट्स गिवन है 1,50,000 के, तो वो आप शो कर दीजिए प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स 1,50,000। फिर आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 8,000। आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है डिबेंचर्स पे, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड किसका पार्ट बनेगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, ये हमने पढ़ा है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000 शो कर दीजिए। देन इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड 15,000। इंटरेस्ट पेड, हमारा जो इंटरेस्ट पेड है वो हमने पार्ट सेकंड के अंदर जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे थे वहां पर भी डिस्कस किया है। इंटरेस्ट पेड जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, तो इसलिए इन्वेस्टिंग में इसका कोई काम नहीं है, वर्किंग नोट में डाल दीजिए। इंटरेस्ट पेड 15,000 will not be recorded in cash flows from investing activity. They will recorded in cash flows from financing activities. Clear? Dividend received on shares held as investment 20,000. Dividend received किसका पार्ट बनेगा? इन्वेस्टिंग का। 25 आपके पास इसका आता है 20,000, तो आप इसको लिख दीजिए। इसके बाद आपके पास आता है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स 25,000। ये भी डिविडेंड पेड क्या है? फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा। तो डिविडेंड पेड 25,000, सेम वही बात, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब ये देखिए जो प्लेसमेंट है आइटम्स की वो इजीली आपकी हो जाएंगे जब आपको फॉर्मेट पूरा रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है ना, तो आप इजीली वहां से कर सकेंगे। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज आउट ऑफ द सरप्लस फंड्स। आपने एक प्लॉट जो है लैंड का उसको परचेज किया है सरप्लस फंड में से फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। जो फंड आपने जो प्लॉट लिया है वो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया है। एंड वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल यूज, आपने उसको लेट आउट कर दिया है, रेंट पे दे दिया है कमर्शियल यूज के लिए। अब आपको वहां से जो रेंट रिसीव हो रहा है वो हो रहा है 30,000 का, तो रेंट रिसीव्ड आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो हो जाएगा, दैट इज 30,000। क्लियर? तो ये सब चीजें करने के बाद आपके पास आएगा नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दैट इज ब्रैकेट के अंदर 4,72,000। अब यूज्ड वर्ड यूज इसलिए किया है क्योंकि आपका ब्रैकेट्स में नेगेटिव बैलेंस आया, इसलिए आपने यूज किया है नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर? अब लास्ट एक्टिविटी करते हैं, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। का मीनिंग क्या रहता है देखते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन चेंज इन साइज, ठीक है, जिससे क्या है साइज में चेंज आता है, कॉम्पोजिशन में चेंज आता है, किसके? ऑनर्स कैपिटल, दैट मीन्स शेयर्स, और बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज, दैट मीन्स लोन्स और डिबेंचर्स। क्लियर? तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन साइज as well as composition of the owner's capital and borrowings of the enterprise। तो इसके कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज क्या रहते हैं?
देखिए, एज द डेफिनेशन सजेस्ट, जो भी प्रोसीड्स हो रहे हैं आपके फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, या फिर जो भी आपके प्रोसीड्स हो रहे हैं फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स इन कैश, या फिर कोई भी आप लोन रेज कर रहे हो वेदर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, या फिर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो ये सब इनफ्लोज के पार्ट फॉर्म करते हैं। वही कैश आउटफ्लो की बात करें तो देखिए, आपको जहां से प्रोसीड्स हो रहा है उसके आप प्रीपेमेंट कर रहे हैं, लाइक शेयर्स के आप प्रीपेमेंट कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं, या फिर आप लोन्स की रिपेमेंट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें कैश आउटफ्लो में आएंगी। दैट मीन्स पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिपेमेंट ऑफ लोन्स विद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, या फिर आप पेमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग द इंटरिम डिविडेंड। अभी हमने पढ़ा था ना, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है, तो वही चीज है, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड या फिर प्रपोज डिविडेंड किसका, प्रीवियस ईयर का। ये चीज हमने पार्ट सेकंड में किया है, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने पढ़ा है, विद रीजन किया है वहां पर हमने। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन्स, इंटरेस्ट पेड, ये भी अभी हमने बात की है कि फाइनेंसिंग का पार्ट बनता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, ये भी इसी का पार्ट बनता है। या फिर अभी हमने बात की ना, इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो वहीं अगर डिक्रीज की बात होगी इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो किसका पार्ट बनेगा, कैश आउटफ्लो का। या फिर कोई भी पेमेंट है रिगार्डिंग द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो वो भी कैश आउटफ्लो का पार्ट बनेगा। क्लियर, तो ये सब चीजें जो है, ये सब आइटम्स जो है वो कैश आउटफ्लो का पार्ट फॉर्म करेंगी अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर कि क्या कैश इनफ्लोज होंगे, क्या कैश आउटफ्लोज होंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेट और कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसके अंदर फर्स्ट आपके पास रहेगा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, प्रोसीड्स फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, या फिर प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जिसमें आपके पास रहेगा इंक्रीज होगा अगर बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, तो उसको आप कैश इनफ्लोज में शो करेंगे, दैट मीन्स पॉजिटिव में। और वहीं अगर आपका बैलेंस डिक्रीज होगा इनका, तो वो एक आउटफ्लो की तरह शो होगा, यह भी हमने पढ़ा है। इसके बाद अगर आप इन्हीं की रिपेमेंट और रिडम्पशन की बात करेंगे, लाइक रिपेमेंट ऑफ लोन्स विद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, या फिर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो आपके आउटफ्लोज का पार्ट बनेंगे। वही पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, या फिर पेमेंट कर रहे हैं प्रपोज डिविडेंड फॉरगोइंग ईयर की, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर की, या फिर कोई भी इंटरेस्ट पे किया जा रहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट पे, तो वो भी किसका पार्ट बनेंगे, आपके कैश आउटफ्लोज का। क्लियर, तो ये जो आइटम्स है इनको रिमेंबर करना काफी आसान है, क्योंकि मैंने आपको इनफ्लोज और आउटफ्लोज में पहले इनको बता दिया है, तो जस्ट आपको रिमेंबर करना है, बहुत ही इजीली ये आपको याद हो जाएंगी। तो इसके बाद आपके पास एंड में आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम, दैट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस, या फिर यूज्ड इन, दैट मीन्स नेगेटिव बैलेंस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है आपको कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो स्टार्टिंग में लिख दीजिए कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखिए आपके पास डेटा गिवन है 2018 का और 17 का। फर्स्ट आपके पास आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, 2017 में आपकी 6 लाख की थी और 18 में आपकी 8 लाख की हो गई, दैट मीन्स आपने 2 लाख के और इशू करे हैं, तो लिख दीजिए प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख। फिर आता है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2017 में 2 लाख की थी और अभी 18 के अंदर नील है, दैट मीन्स आपने रिडम्पशन कर दी, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लिख दीजिए 2 लाख रुपीज। 14% डिवेंचर्स, 17 में कुछ भी नहीं थे, 18 के अंदर आपके 1 लाख है, दैट मीन्स आपने इशू करे हैं, तो प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स आपके आ जाएंगे 1 लाख। यहाँ तक क्लियर। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट आता है इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%। जो आपने 2 लाख के इशू किए थे ना, वो 15% के प्रीमियम पे किए हैं, दैट मीन्स 2 लाख का 15% कर दीजिए, 30,000 आ जाएगा, तो 2 लाख में ऐड कर दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। 12% प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जो आपने रिडम्पशन किया है 2 लाख के जो प्रेफरेंस शेयर्स का आपने रिडम्पशन किया था, वो भी किस पे हुआ है, 5% के प्रीमियम पे, दैट मीन्स 2 लाख का 5% कर दीजिए 10,000, तो ऐड कर दीजिए
2 लाख प्लस 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो रिडम्पशन आपका इन टोटल 2,10,000 का हुआ, नेगेटिव में शो कर दीजिए, कैश आउटले हो रहा है यहाँ पर। 14% डिबेंचर्स और इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%। डिबेंचर्स आपने 1 लाख के इशू किए थे, डिस्काउंट पे किए हुए हैं इसने बोला है, तो 1% कर दीजिए, 1 लाख का 1,000 आ जाएगा, तो 1 लाख माइनस 1,000 आपके पास 99,000 के प्रोसीड्स आ जाएंगे इशू ऑफ डिबेंचर से। यहाँ तक आई थिंक होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद डिविडेंड पे कर रहे हो ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, 24,000 डिविडेंड पेड यही शो होगा, कर दीजिए। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 24,000 ब्रैकेट्स में। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 14,000, वो भी यही शो होगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स दिखा दीजिए 14,000 ब्रैकेट्स में। अंडरराइटिंग कमीशंस ऑन इक्विटी ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। अब देखिए 2 लाख का तो आपका था इशू, 30,000 ऐड कर दिए क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पर था इशू। फिर अंडरराइटिंग कमीशन इसमें पेड है 10,000 की, तो लेस कर दीजिए 10,000, तो आपके पास नेट प्रोसीड्स फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 2,20,000। क्लियर। इसके बाद आपके पास दिया है प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 2018 का 1,20,000 और 2017 का 90,000। पोज कीजिए यहाँ पर वीडियो को, बताइए मुझे 18 का लेंगे, 2018 का प्रपोज डिविडेंड लिया जाएगा या 17 का लिया जाएगा। जिन्होंने भी बताया है 17 का, तो वो बिल्कुल करेक्ट है, 17 का लिया जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जो प्रपोज डिविडेंड है फॉरगोइंग ईयर या प्रीवियस ईयर का लिया जाता है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कौन सा है, 90,000, तो शो कर दीजिए proposed dividend on equity share for the year ended 31st March 2017 that is 90,000। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों का दे रखा है 18 और 17 का, बट हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हम लेंगे फॉरगोइंग ईयर का दैट इज प्रीवियस ईयर का 90,000। ये सब करने के बाद आपके पास आएगा नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि आपका नेगेटिव बैलेंस है तो आप यूज्ड इन वर्ड यूज करेंगे, 19,000 को ब्रैकेट्स में शो कर देंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमने तीनों ही एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीनों ही एक्टिविटीज कैश फ्लो स्टेटमेंट की हमने यहाँ पे कवर की है विद एग्जांपल्स, विद फॉर्मेट। तो होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हुई होंगी। थैंक यू। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। हैव अ नाइस डे ऑल। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस पर ज़रूर एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर किया जाएगा। थैंक यू।